हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में कुछ डिस्कस करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। पहला पॉइंट है, विच बैंक विल फिनांस एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंदौर में जा कर के एक ऊर्जा संयंत्र का, एक गोवर्धन नाम का एक संयंत्र था, उसको इनागुरेट किए थे, उसका शुभारंभ किए थे। तो उसी ऊर्जा संयंत्र को कौन फिनांस करेगा, कौन सा बैंक उसको एक स्पॉन्सर करेगा, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका HDFC बैंक यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, HDFC फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। इसके बारे में देखते हैं। ये जो इंदौर में जो गोवर्धन संयंत्र है, इसका नाम क्या है? गोवर्धन संयंत्र इंदौर में है, जो कि कितने टन का है? इसके कैपेसिटी की बात की जाए तो 550 टन का है। ये एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट होगा, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट होगा। इसकी उद्घाटन कौन किए थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किए थे। टोटल लागत कितना आएगा? 150 करोड़ के आसपास यहाँ पे लागत आ रहा है। तो सवाल हमारा यही था कि कौन सा बैंक एशिया के सबसे लार्जेस्ट वेस्ट एनर्जी प्लांट, मतलब ऊर्जा संयंत्र को क्या करेगा? वित्त पोषण करेगा, मतलब उसको फिनांस करेगा। आंसर क्या होगा हमारा? HDFC बैंक। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज रिजाइंड फ्रॉम भारत पे एज MD एंड डायरेक्टर। भारत पे से MD के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका जवाब क्या होगा? अश्नीर ग्रोवर। एक काफ़ी कंट्रोवर्सी में रह चुके थे, पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा इन पे कंट्रोवर्सी लग रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने भारत पे के MD पद से रिजाइन मार दिया है। यहाँ पे ये रहे इनकी तस्वीर। इन्होंने क्या किया है, इसका पीछे बैकग्राउंड थोड़ा जानते हैं। एक नायका करके कंपनी है, NYKAA, नायका करके एक फैशन या ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फैशन रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स को वाली कंपनी है। तो इसमें IPO हो रहा था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने कंफर्म किया था कि ये इसका कुछ स्टेक खरीदेंगे, नायका का कुछ स्टेक खरीदेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक से इन्होंने लोन की बात करी थी। तो वहाँ के जो एक ब्रांच मैनेजर या जो भी बोल सकते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉय थे, उनसे इनकी बात हुई थी। बट कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या, वो जो बैंक मैनेजर था, उनको लोन देने से इनकार कर दिया था। तो ये जो थे अश्नीर ग्रोवर, इन्होंने क्या किया था, उस बैंक मैनेजर को बहुत अपशब्द बोला था, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया था, और वो ऑडियो वायरल हो गई थी। तो काफ़ी इनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि एक MD CEO होकर के काफ़ी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लगा, और अल्टीमेटली इनको क्या देना पड़ा? इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो खैर ये रही बात। इनका ये जो भारत पे में है, भारत पे में 9.5% की स्टेक है, जिसका अगर वर्थ देखा जाए तो 1915 करोड़ रुपए का है। तो ये इनका बरकरार रहेगा। भारत पे में इनका 9.5% की जो हिस्सेदारी है वो बनी रहेगी। तो भारत पे क्या ये एक यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी स्टार्टअप जिसका नेट वर्थ, जिसका वैल्यू कितना हो जाता है? $1 बिलियन। $1 बिलियन जिस कंपनी का हो जाता है उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। डेकाकॉर्न क्या होता है? जिसका $10 बिलियन हो जाता है उसको डेकाकॉर्न बोलते हैं। तो ये आपका ये भारत पे यूनिकॉर्न बन गया था, 19वां स्टार्टअप बन गया था। अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें भारत पे, तो 20 मार्च 2018 का इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलता है? आपका न्यू दिल्ली में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक द मिलेनियल योगी। एक बुक का नाम है द मिलेनियल योगी। इसको किसने ऑथर किया है, इसको किसने लिखा है? आंसर हमारा क्या है? द एक्स सोल्जर कैप्टन दीपम चटर्जी। दीपम चटर्जी जो कि क्या है, हमारे भारतीय सेना के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, दीपम चटर्जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये बेसिकली एक स्टोरी है इनकी, जिसके बारे में इन्होंने पूरा अपना डिटेल्स दे रखा है। तो हमको बस ये याद रखना है कि ये जो द मिलेनियन योगी नाम का जो पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो सोल्जर है, कैप्टन रह चुके हैं, दीपम चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की। एक बुक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। इसमें क्या है, इसको रिलीज, अगर पूछा जाए कि इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया है, तो अनूप जलोटा जी के द्वारा रिलीज किया गया है। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मुंबई में पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के शैलेश बी तिवारी द्वारा आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में कैप्टन MD मानेक, ये जो कैप्टन MD मानेक है, इन्हीं की पुस्तक है, और इन्हीं के बारे में पूरा इस पुस्तक में लिखा गया है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। यह किताब
कैप्टन एमडी मानेक की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जीरो से लेकर के एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक कैसे अपने करियर में ग्रोथ किया, इसी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो बुक का क्या नाम है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की। लिखा किसने है? मिथिलेश भारत तिवारी ने। किसके द्वारा लिखा गया है? किस पे बेस्ड है ये? कैप्टन एमडी मानक के द्वारा, उन्हीं के लाइफ पे ये बेस्ड है। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट फॉर स्ट्रीट एनिमल लॉन्च्ड? सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा की हुई है कि जो भी स्ट्रीट एनिमल है, जो गलियों में घूमते रहते हैं, बाय द वे कभी रोड एक्सीडेंट हो गया उनका, तो सडनली वहाँ पे क्या पहुँचेगा? एक एम्बुलेंस पहुँचेगा, उसमें कुछ वेटरनरी डॉक्टर होंगे जो कि उसका तुरंत इलाज करेंगे। तो यही है इसका थीम। तो कहाँ शुरुआत किया गया है? तमिलनाडु में। सड़क जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस यानी तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, इसका क्या नाम है? फोर पाव इसका संगठन है, इसी के द्वारा एक कोलाबोरेशन करके इसको बनाया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत इसने इसकी शुरुआत करी है, एम्बुलेंस का आरंभ किया है। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम घायल और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई है। कोई जानवर है, कोई डॉग है या फिर कोई भी एनिमल्स हैं, अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाता है उसका, तो तुरंत क्या पहुंचेगा? उसके पास एम्बुलेंस पहुंचेगा, उसके इलाज किया जाएगा। तो तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा पहली बार किया है। नेक्स्ट है, विच कबड्डी टीम हैज़ डिफीटेड पटना पायरेट्स टू विन मैडन PKL टाइटल? प्रो कबड्डी लीग जो होता है उसको किसने जीत लिया है? तो दबंग दिल्ली ने जीत लिया है। किसको हरा करके? पटना पायरेट्स को हरा करके इन्होंने जीता है। ये जो प्रो कबड्डी लीग था, इसका ये 8वां सीजन था। इसने क्या किया? जो कि कर्नाटक में हो रहा था, कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली के ने क्या किया? पटना पायरेट्स को इतना से 36-37 से हरा दिया है। जो जीता हुआ जो टीम है, जो जीती हुई टीम, उसको कितना? 3 करोड़ का नगद पुरस्कार मिला है। ये हमको याद रखना है कि ये 8वां सीजन था और प्रो कबड्डी लीग का दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा दिया है, पहली बार ऐसा हुआ है। वेन विल वर्ल्ड वाइल्ड डे 2022 ऑब्जर्व? विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया जाएगा? आंसर हमारा क्या होगा? आज ही के दिन 3 मार्च को ये मनाया जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ों जो कि अभी गलत हो रहा है, उसमें जागरूकता फैलाने के लिए ये हमारा वर्ल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व वन्य दिवस हर साल 3 मार्च को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हमें वन्य जीव अपराध और विभिन्न व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के कारण प्रेरित कमी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता को भी याद दिलाता है। बेसिकली हमको अवेयरनेस क्रिएट करेगा, जो वाइल्ड लाइफ हमारी जो है उसको बचाने के लिए, उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस? किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? आंसर क्या बनेगा हमारा? IITM पुणे, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। एक डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे मौसम विभाग की जानकारी देता है। तो हमारा क्या लॉन्च किया गया? इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना, जिसको कहाँ लॉन्च किया गया? IITM पुणे में, जो कि यहाँ पे क्या होगा? पूरी हमारी मौसम की जानकारी देगा। खास करके मानसून प्रोजेक्ट है, हमारे जो मानसून होता है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी योगदान देता है हमारे देश की। तो कब कैसे मानसून आएगा, इन सारी चीज़ों का बहुत एक प्रिडिक्शन किया जाता है, फॉरकास्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा टेक्नोलॉजी से हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना लॉन्च किया गया है IITM पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हुज बायोग्राफी उंगली ओरुवन हैज़ लॉन्च? किसकी आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर अभी MK स्टालिन जी, उनकी आत्मकथा, यही उनका नाम है, आत्मकथा की बुक जो है लिखी गई है, उनका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राहुल गांधी जी के द्वारा। तमिल के मुख्यमंत्री MK स्टालिन
की आत्मकथा का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक का शीर्षक क्या है? अंग्लील ओरुवन है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप में से एक। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। ये आत्मकथा का पहला भाग है जिसमें एम के प्रारंभिक जीवन के अनुभव शामिल है। यहीं इनकी जो बायोग्राफी है इनको पूरा कवर किया गया है इस बुक में। रिलीज किसने किया है? राहुल गांधी ने। नाम क्या होगा? अंग्लील ओरुवन। किसकी बायोग्राफी है? हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन की बायोग्राफी है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डीएम के पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम गोइंग टू बी हेल्ड? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होने जा रहे हैं? आंसर क्या बनेगा हमारा? वियतनाम बनेगा। ये हमारा कौन सा एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा? 31वां एडिशन होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक ये क्या होगा? वियतनाम में आयोजित किए जाएंगे। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और ये एक द्विवार्षिक आयोजन है। मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार होता है। यह मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, बट कोविड वगैरह के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। जो वियतनाम की जो कैपिटल है, राजधानी है हनोई, यहाँ पे एक्चुअली इसका मुख्य स्थल है। यहाँ पे इसका मेन यहाँ पे मतलब इसको खेला जाएगा। इसमें 526 आयोजन के साथ 40 गेम खेले जाएंगे। 40 स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। इसमें 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम कहाँ खेला जाएगा? वियतनाम के हनोई में। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ एडीबी फॉर फ्लड मैनेजमेंट? किस देश ने बाढ़ प्रबंधन के लिए एडीबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर क्या बनेगा? बांग्लादेश। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ बांग्लादेश ने एक बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए यहाँ से लोन पे हस्ताक्षर किया है। कितने रुपए का? 292 रुपये, 292 मिलियन डॉलर के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये लोन की एग्रीमेंट किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 2 अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एक तो 292 मिलियन डॉलर का ऋण है। इसमें क्या होगा? नदी तट को कम करने, और 157 मिलियन का इसका पहला ऋण मिल चुका है। टोटल आपका 292 मिलियन डॉलर मिलने वाला है। इसमें 157 का एक पहला किस्त मिल चुका है। इसमें क्या, बाढ़ और नदी तट का जो कटाव का जो जोखिम है, प्रबंधन है, उसको मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे दूसरा किस्त भी दिया जाएगा। ऑलराइट, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिल करके एक एग्रीमेंट साइन किया है बाढ़ को मैनेज करने के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनागुरेटेड आरोग्य वनम एट राष्ट्रपति भवन? काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे लिए। राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? प्रेसिडेंट खुद किए हैं, रामनाथ कोविंद जी। इसमें क्या होगा, एक देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों के केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका शीर्षक यही है। राष्ट्रपति भवन में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रथम की उपस्थिति में आरोग्य वन का ये स्थापना, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उपलब्ध थे। इसे 6.6 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसमें 215 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। मतलब इसका अगर एरिया की बात की जाए तो 6.6 एकड़ में विकसित किया जाए। 215 प्रकार का इसमें औषधि, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अर्जुन, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें जो हमारी आयुर्वेदिक होती हैं, हर्ब्स होती हैं, उसका यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो ये क्या हो गया, हमारे राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वन को किसने इनागुरेट किया है? खुद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी किए हुए हैं। हु हैज़ ओन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप? किस ISSF विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता है? जवाब क्या है हमारा? सौरभ चौधरी। खैर ये तो अभी शुरुआत हुआ है, मतलब यहाँ पे ISSF जो इंटरनेशनल एक तरह से शूटिंग का चैंपियन होता है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जिसको बोलते हैं, जो कि कहाँ पे हो रहा है? काहिरा, मिस्र में हो रहा है। तो उसमें भारत की तरफ से अभी गेम की शुरुआत ही हुई है, तो ये पहला गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी तो गेम खत्म होगा तो फिर हम लोग बहुत कवर करेंगे किसने क्या क्या जीता। तो ये पहला गोल्ड मेडल जीते, जिसका नाम क्या है? सौरभ चौधरी। किस फील्ड में? इन्होंने शूटिंग के फील्ड में। सौरभ चौधरी ने चल रहे खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ISSF काहिरा में ये हो रहा है। उन्होंने मेंस के गोल्ड मेडल में जर्मनी के फाइनल्स माइकल स्वाल्ड को 16-6 से हराया है।
तो जर्मनी के किसी इनको हरा करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में उन्होंने जीता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।